हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिसर्च के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। सो माय नेम इज़ एकता मुकुल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सारी रिसर्च के टाइप्स के नाम देख लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च किस पर्पस से की जाती है, इसके अंदर जो रिसर्च के टाइप्स है वो है बेसिक, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च। आप इसे किसी भी नाम से बोले, ये सब एक ही है। नेक्स्ट इज़ अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, explanatory research, descriptive research, diagnostic research and analytical research. सो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा और अप्रोच, किस तरह का डाटा हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो किस तरह का टाइम यूज़ हो रहा है रिसर्च के अंदर, उसके बेसिस पे वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च: क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च एंड प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, दैट इज डिडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च एंड अबडक्टिव रिसर्च। एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इनके अलावा वी हैव स्पेशलाइज्ड रिसर्चेस जो कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, केस स्टडी एंड ऑपरेशनल रिसर्च। सो सबसे पहले हमारी रिसर्च आ जाती है बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। देखो, ये जो रिसर्च है ना, इट इज़ ओनली यूज टू एक्सपैंड आवर नॉलेज। हमें किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है और अपनी उस चीज़ के बारे में समझ बढ़ानी है। तो इसको ना हम कहीं ऐसा अप्लाई नहीं करके देखते, इसकी कहीं ऐसा यूसेज नहीं करके देखते, बट इसे जो है हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और इसके किसी भी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। तो इसके में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लो एक ह्यूमन ब्रेन है, वो किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करता है, तो इसके बारे में हमने कुछ नया समझा, तो ये क्या होगी, हमारी प्योर रिसर्च होगी या फिर बेसिक रिसर्च हो गई। ओके, एंड ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती है या फिर ज़्यादातर सिर्फ थियोरेटिकल फील्ड्स में यूज़ होती है। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अप्लाइड रिसर्च। देखो, ये अप्लाइड रिसर्च है ना, प्योर रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च की बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे फंडामेंटल रिसर्च में हमें जो है न्यू थ्योरी एक तरह से क्रिएट करनी है, कुछ नई हमें नॉलेज गेन करनी है। अप्लाइड रिसर्च उसका उल्टा है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक थ्योरी प्रेजेंट है, तो इसमें हमें अप्लाई करनी है अपनी रिसर्च कि वो किस तरह से अप्लाई होने के बाद काम करेगी। ओके, इट इज़ यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो जो थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी को हम यूज़ करेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल टू डेवलप अ न्यू मोबाइल ऐप। ठीक है, कि मान लो आपको ये देखना है कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से काम करेगी, तो आपने एक मोबाइल ऐप बना दिया और ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, फिर आप उसका इफ़ेक्ट देख रहे हो। तो यहाँ पे आपका कॉज और इफ़ेक्ट यूज़ में आ जाता है। देखो, कॉज क्या होता है, कुछ चीज़ हुई, ठीक है, कोई घटना हुई और उसका असर क्या हुआ, वो हो जाता है हमारा इफ़ेक्ट। And it is used in industries, technology and problem solving context. So I hope this topic is clear. Next we have is action research. देखो, इस रिसर्च में ना आप जो रिसर्चर होता है वो खुद ही प्रैक्टिशनर भी बन जाता है, वो उस रिसर्च को खुद अप्लाई करके देखता है तुरंत के तुरंत और उसका रिजल्ट नोट डाउन करता है। तो इसमें जो है जब आपको इमीडिएट कुछ इफ़ेक्ट्स चाहिए होते हैं, इमीडिएट उसका सोल्यूशन चाहिए होता है, तब आप ये रिसर्च करते हो। तो मान लो एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करती है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में वीक थे, उनके लिए कुछ अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकालती है, उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखती है और उससे इमीडिएट उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्शन रिसर्च। उसमें टीचर ने क्या किया, एक्शन खुद लिया और उसके ऊपर उसने रिजल्ट देखे। तो इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, सोशल वर्क एंड मैनेजमेंट।
नेक्स्ट इज़ इवेल्युएटिव रिसर्च। देखो इवेल्युएशन हम किसी चीज़ का कब करते हैं, जब किसी चीज़ का रिजल्ट आ चुका होता है, हमने कुछ चीज़ें जो थ्योरी है वो ऑलरेडी अप्लाई करके देखी होती है, राइट, कुछ पॉलिसी बनाई होती है, उसको हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमें इवेल्युएट करना है क्या वो उस चीज़ ने वो हमें आउटकम्स दिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो हम इवेल्युएट करते हैं, उसमें हम वैल्यू निकालते हैं उसकी कि हमारी एक्सपेक्टेंसी से ये कितना ज़्यादा बेहतर इसने परफॉर्म किया है या लो परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये हम किस तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसे यूज़ कर सकती है, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लानर्स। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लो कोई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने और उसकी सक्सेस को वो इवेल्युएट करके देख रही है कि इसने क्या हमारी उम्मीद पर ये खड़ी उतरी है पॉलिसी या फिर नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई, ताकि हम इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नई एक तरह से हमें समझना, हमें क्यूरियोसिटी होती है, हमें जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने के बारे में, राइट। तो इसमें जो है कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं होती, आप अपनी तरफ से कुछ नया जानना चाह रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एक नई फील्ड के बारे में समझना चाह रहे हो, तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो। ओके, टू एक्सप्लोर अ न्यू प्रॉब्लम और इशू वेयर लिटिल और नो प्रायर इंफॉर्मेशन exists। ओके, सो इसमें एग्जांपल हो गया स्टडिंग व्हाई अर्बन यूथ आर लूजिंग इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जिसने पहले कभी कोई रिसर्च एज सच नहीं की हो, तो आप उसमें पहली बार क्या है एक्सप्लोर करें। देखो आप किसी जगह पे पहली बार जाते हो तो आप उस जगह के बारे में जानते नहीं हो, तो आप जब भी नई नई उस जगह में जाओगे तो आप कुछ नया नया हमेशा पाओगे, तो वो हमेशा क्या आप कर रहे होगे, एक्सप्लोर कर रहे हो उस जगह के बारे में। सो इट इज़ यूज्ड when the researcher doesn't know much about the topic as such. So this is exploratory research. Next one we have is explanatory research. देखो explanatory word बना है explain करने से, तो it is used to this research helps us to understand why something happened or how something happened। तो इसमें हमें explain करना होता है कि कुछ भी जो चीज़ हुई है वो क्यों हुई है, इसका रीज़न हमें देना है। So studying how the example can be studying how stress affects students academic performance। तो अगर stress किसी बच्चे को है तो वो उसकी परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसमें हाउ आ गया, ठीक है। तो जब भी आपका हाउ क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लेना उसमें हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लगेगी। तो इट कैन बी इट इज़ सिमिलर टू कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च इज़ अगेन जहाँ पे आपको इफ़ेक्ट क्या असर हुआ है और वो कैसे हुआ है, राइट, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, तो उसका आपको रीजंस पता लगाने होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हमें डिस्क्राइब करना होता है अपनी रिसर्च को। इसमें आप एग्जांपल ले लो, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट के बारे में आप सभी, जो मान लो किसी पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि आपने वहाँ पे देखा, आप विटनेस थे, तो नाउ डिस्क्राइब अस द सिचुएशन दैट हैपेंड। ओके, तो वहाँ पे आप एक एक चीज़ डिस्क्राइब करने लगोगे कि भाई मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ या फिर इस तरह से जो भी घटना घटी, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो, आप एक एक डिटेल बता रहे हो। तो रिसर्च में भी जब आप प्रॉपर डिस्क्राइब करते हो पूरी रिसर्च को कि आपने उस थ्योरी में क्या क्या समझा और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, सब कुछ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टडी ऑफ द लिटरेसी रेट इन अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। तो आप क्या करोगे, उसमें डिस्क्राइब करोगे कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों की पढ़ाई इतनी है, लड़कों की इतनी है, इस एज ग्रुप के बच्चों की इतनी है, इस एज ग्रुप के बच्चों की इतनी है, जो रिच लोग हैं उनकी ज़्यादा है, पुअर की कम है। तो ये सारी की सारी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो ऐसा जो आपके पास ऑलरेडी डाटा है। And this type of research is used in surveys, observations or case studies. Next one we have is analytical research. देखो एनालिटिकल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से और ज़्यादा डिटेल में आ जाता है। यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, अब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का गहन करना, उसे और डिटेल में समझना, ओके, कि वो चीज़ क्यों हुई आखिर। तो एनालिटिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन और टू इंटरप्रेट इट लॉजिकली। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करके, अपना लॉजिक यूज़ करके उस
इफ़ेक्ट को समझना होता है। मान लो अगर बच्चे जो है एक दिन पहले उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, उनका अगले दिन एग्ज़ाम है, तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि अब इससे इनकी एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, राइट। तो ये आपका एनालिटिकल रिसर्च हो गई। इसमें और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक सम डेटा एंड अप्लाइज द स्टैटिस्टिकल टूल दैट आर इन्वॉल्व इन इट एंड यू विल ड्रॉ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या असर होगा। तो अगेन इट इज़ यूज्ड इन सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस और केस स्टडीज़। नेक्स्ट वी हैव इज़ डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक वर्ड से आप समझ जाओगे, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उन्हें बताते हो कि मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर ने आपका सारी चीज़ पूछ ली, खाना वगैरह सब ठीक है, आपके कोई डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है कि भाई पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो वो आपका डायग्नोस करेगा पूरा का पूरा। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ के ही नहीं हो सकता, आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोल दे, राइट, किसी MRI स्कैन या फिर कोई ऐसे स्कैन करवाने के लिए बोल दे ताकि वो आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच सके। ओके, तो ये हो गई आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझनी पड़ती है कि कोई चीज़ क्यों हुई। सो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। अ कंपनी फाइंडिंग रीजंस फॉर डिक्रीज्ड प्रोडक्ट सेल्स। अब हो सकता है किसी कंपनी के रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसका ना प्रोडक्ट सेल्स नहीं बढ़ रही, तो उसके पीछे क्या कारण है। अब कंपनी को इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा कि भाई क्या रीज़न हो सकता है कि लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद तो कर रहे हैं पर फिर भी उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही। ओके, तो यहाँ पे आपकी कौन सी यूज़ हो जाएगी, डायग्नोस्टिक रिसर्च। अगेन बहुत सारी रिसर्चेज हमारी ऐसी होगी जहाँ पे आप ना कॉज एंड इफेक्ट का वर्ड देखोगे, तो इससे आप समझ जाना कॉज मतलब कोई चीज़ जो हुई, ठीक है, और इफेक्ट मतलब उसका असर। तो मान लो अगर इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को पहले एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो बच्चे अगर रात को कम सोते हैं, ओके, अगले दिन उसका असर क्या होगा, उनकी पढ़ाई पे असर होगा, उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो कॉज क्या हो गया, लैक ऑफ स्लीप, एंड इसका इफेक्ट क्या हो गया, बैड परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। ओके, एंड यस, इसका डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। सो आई होप अभी तक आपको जो पर्पस के बेसिस पे जितनी भी रिसर्च के टाइप्स है वो सभी क्लियर हो गए हो। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिसर्च दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा और अप्रोच। सो डेटा के बेसिस पे जो रिसर्च होती है उसे समझने से पहले हम एक बार इस डेटा वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, हमें रिसर्च करने के लिए ना कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम रिसर्च अपनी कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने किसी का इंटरव्यू लिया उसका माइंडसेट समझने के लिए, तो वो इंटरव्यू से जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग निकली वो हमारा डेटा हो सकता है। ठीक है, मान लो हमने किसी बच्चे का वेट हमें चेक करना है, तो जो वो वेट का नंबर होगा वो हमारे लिए डेटा हो सकता है। तो डेटा कैन बी एनी इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू यूज़ इन आवर रिसर्च। ओके, अभी ये जो डेटा हो सकता है वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है, और उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है। तो फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो, क्वांटिटेटिव का वर्ड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स। ओके, जो भी डेटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा उसे हम क्वांटिटेटिव बोल देंगे। सो दिस रिसर्च इज़ यूज टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा एंड अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज रिलेशनशिप्स, पैटर्न और प्रेडिक्शंस। ओके, मान लो आप शेयर मार्केट में अप्लाई करते हो, तो शेयर मार्केट में आपको जो है नंबर्स देखने होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से चेंज हो रहा है, फिर पैटर्न समझना होता है, और उसी के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में जो ये शेयर है ये गिरेगा या बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ओके, इसके फीचर्स है दैट इट यूजेस द स्ट्रक्चर टूल्स लाइक सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट एंड द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल। ठीक है, तो जो रिजल्ट होंगे आप उन्हें नंबर्स में मेजर करके बता सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल, सर्वेज ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऑन स्टडी हैबिट्स की कौन बच्चा कितने घंटे सोता है और उसके कितने मार्क्स आते हैं। तो ये आपने क्या कर ली, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर ली, क्योंकि इन दोनों में ही नंबर्स इन्वॉल्व है। जिसमें भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो आप समझ जाना वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सो इट कैन बी यूज्ड इन साइंस, इकोनॉमिक्स,
साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो क्वालिटेटिव हमारा क्वांटिटेटिव का अपोजिट समझ लो एक तरह से। तो क्वालिटेटिव वर्ड बना है क्वालिटी से। क्वालिटी क्या हो सकती है किसी चीज़ की, किसी इंसान की, मान लो हमारी इमोशंस। ओके, कोई इंसान बहुत ही एंग्री किस्म का इंसान है, कोई बहुत ही हैप्पी सोल है, ठीक है, तो ये इनको आप मेजर नहीं कर सकते कि कोई कितना हैप्पी है या कोई कितना एंग्री है। इनके साथ आप कोई नंबर अटैच नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। और इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, सो इट इज़ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। सो इसके फीचर्स क्या है, हम इसमें किस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। किसी जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा इस तरह की रिसर्च करते हैं। एंड एग्जाम्पल कैन बी ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर पैटर्न्स। तो टीचर जो है बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करेगी और उसके बेसिस पे वो कुछ थ्योरी बनाएगी, ठीक है, कि इस क्लास के बच्चों का बिहेवियर इस तरीके का है, तो मुझे ये वाली नई चीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दिस रिसर्च इज़ यूज्ड इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन एंड लिटरेचर। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब ये मिक्स्ड वर्ड से आप समझ जाना कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का मिक्स करके हमने रिसर्च बना दी। तो ज़्यादातर जो रिसर्च होती है ना वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वांटिटेटिव के ऊपर बेस्ड होगी या सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव के ऊपर बेस्ड होगी। आपकी जो पूरी ओवरऑल रिसर्च कंडक्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कम और ज़्यादा, ठीक है। तो टू कंबाइन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस फॉर अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें हम दोनों ही टाइप्स ऑफ रिसर्च को मिला देते हैं। सो द की फीचर्स आर कंबाइन सर्वेज विद इंटरव्यूज और स्टैटिस्टिक्स विद केस स्टडीज़। तो एक टूल हमने लिया क्वांटिटेटिव का, एक टूल हमने लिया क्वालिटेटिव का, और उन दोनों टूल्स को यूज़ करके हमने एक नई रिसर्च करी। So examples can be analyzing teaching effectiveness through test results प्लस टीचर फीडबैक, ठीक है। अब जो टीचर ने टेस्ट लिया है उसका टेस्ट का रिजल्ट आया जो कि हमारी क्वांटिटेटिव हो गई, फिर टीचर ने बच्चे को फीडबैक भी दिया है, वर्बल फीडबैक दिया है, उससे भी बच्चे को कुछ समझ में आया है, ठीक है, कि भाई मुझे आगे कैसे परफॉर्म करना है, ये मेरा रिजल्ट था, अभी तक मैं यहाँ पे स्टक हूँ, अब मुझे टीचर ने भी बता दिया कि ये मुझे चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए या इस तरह से मेहनत करनी चाहिए जिससे मेरा रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये हमारी किस तरह की रिसर्च होगी, मिक्स्ड मेथड्स research. It can be used in education, healthcare and policy making. Okay. So next one हमारी जो type of research होगी it is based on time dimension. ओके, सो टाइम के बेसिस पे जो रिसर्च होती है उसमें हमारे पास सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो होती है जिसमें हम एक ही टाइम पर रिसर्च करते हैं डिफरेंट सैम्पल्स से या डिफरेंट ग्रुप से, ओके, और उनका हम रिज़ल्ट तुरंत के तुरंत पता लगाते हैं। अब आप इसमें एग्जांपल ले लो, मान लो आपने रिसर्च करनी है 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर, ओके, एंड उनका आपको स्टडी पैटर्न समझना है। तो आपने क्या किया, ये हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगी। एक टाइम पर बहुत सारे ग्रुप्स में या बहुत सारे सैम्पल्स आपने ले लिए और उनके ऊपर आपने रिसर्च करी, ओके। तो इसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व है। क्वेश्चन अगर आपके पास आए जिसमें आपको टाइम कहीं भी गिवन हो तो समझ लेना या तो वो क्रॉस सेक्शनल होगी या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, ओके। तो इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस यही है कि क्रॉस सेक्शनल में हमारे पास जो डेटा है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ओके, हम मल्टीपल सैंपल्स उसमें उठाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस हो जाता है, ये एक लॉन्ग पीरियड तक रिसर्च चलती है बट एक ही ग्रुप के ऊपर या फिर एक ही सैंपल के ऊपर। तो इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्टडिंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एज 5 to 18 टू ऑब्जर्व हाउ रीडिंग हैबिट्स चेंज ओवर टाइम। तो एक हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया और उन्हीं को हम स्टडी कितने टाइम तक कर रहे हैं, काफ़ी सालों तक स्टडी कर रहे हैं ताकि उनका हम रीडिंग हैबिट समझ सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। देखो रेट्रो मतलब होता है टाइम में पीछे जाना,
ओके तो रिसर्च दैट लुक्स बैक इन टाइम यूजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स और पार्टिसिपेंट्स मेमोरीज। ओके तो इट स्टडीज़ द पास्ट इवेंट्स और डेटा। तो रेट्रोस्पेक्टिव समझ जाना, पीछे की स्टडी करना, और प्रोस्पेक्टिव जो कि नेक्स्ट रिसर्च है वो आ जाएगी हमारी फ्यूचर की रिसर्च करना। तो इट हेल्प्स हॉस्पिटल्स टू एनालाइज द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स हु डाइड ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट डिसीजेस टू फाइंड कॉमन रिस्क फैक्टर्स। तो जो डॉक्टर्स जो है वो रिसर्च पढ़ते, वो पेशेंट्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, उनका किस तरह से उनको डिसीजेज हुई है, हार्ट की डिसीज हुई है जिसकी वजह से उनको क्या और प्रॉब्लम्स हुई है। So it is used in medical, psychological and historical studies. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ प्रोस्पेक्टिव रिसर्च, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव का उल्टा है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास डाटा ऑलरेडी होगा और आपको अब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। तो दिस रिसर्च स्टार्ट्स इन द प्रेजेंट, फॉलोज पार्टिसिपेंट्स इनटू द फ्यूचर टू ऑब्जर्व द आउटकम्स। ओके तो इसमें हम आगे की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ हाईली एक्यूरेट, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको ऑब्जर्व करने वाले हो। सो ट्रैकिंग अ ग्रुप ऑफ स्मोकर्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ लंग डिसीजेज। मान लो जो साइंटिस्ट है उन्हें जो है जो स्मोक करते हैं उनकी लंग क्या कैसे काम कर रही है आफ्टर स्मोकिंग कंटिन्यूसली फॉर 15 ईयर्स। तो ये हमारी प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होगी जो आप एक लॉन्ग टाइम तक कर रहे हो एंड फ्यूचर में कर रहे हो। ओके एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोस्पेक्टिव। ये दोनों ना, ये सारे कहीं ना कहीं इंटर मिंगल्ड होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव की तो वो सिर्फ फ्यूचर की बात करेगा। लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है लॉन्ग टाइम तक जो भी रिसर्च होगी एक सेट ऑफ ग्रुप के ऊपर। Okay, so prospective research is used in clinical trials, cohort studies and public health research. Okay, next one we have is जो रिसर्च लॉजिक के ऊपर होती है क्या, या फिर किस तरह की इंक्वायरी हम करना चाहते हैं उसके ऊपर जो रिसर्च होती है। इंडक्टिव एंड अबडक्टिव, ये तीनों थ्योरी सुनने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट लग सकती है, बट अभी हम इसको डिस्कशन से बहुत इजी बना देते हैं। देखो डिडक्टिव थ्योरी जो है वो है टॉप टू बॉटम थ्योरी। अब आप ये सोचोगे इसको टॉप से बॉटम में ऐसा क्या है जो टॉप पे है और फिर ये क्या करते 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 बॉटम में आ जाती है। तो हम जब रिसर्च करते हैं हम ज़्यादातर लास्ट का जो हमारा स्टेप होता है वो है कोई थ्योरी बनाना, कुछ चीज़ लास्ट में कुछ चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होती है, समझनी होती है। ओके बट जो ये डिडक्टिव थ्योरी है ये शुरुआत ही टॉप से करती है, ये थ्योरी से शुरुआत करती है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक थ्योरी है, हम एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एक्सरसाइज से है ना मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अब ये एक थ्योरी है जो हमने सुनी हुई है, बट हम इस पे विश्वास कैसे करें, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम ये डिडक्टिव थ्योरी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज कौन लोग सबसे ज़्यादा करता है, स्पोर्ट्समैन करते हैं। ठीक है, अब हमने इस पर हाइपोथेसिस बना दी, थ्योरी के बाद आ गई हमारी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि अपनी एक अनुमान लगाना कि ये चीज़ है ना ऐसे हो सकती है, इसमें कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। एक हाइपोथेसिस है कि भाई एक्सरसाइज जो है ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन करते हैं, तो स्पोर्ट्समैन की मेंटल हेल्थ जो है बाकी लोगों से ऑब्वियसली अच्छी होगी। ओके अभी ये हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या किया, टेस्ट किया इसका, कि हमने एक ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्समैन लिए और दूसरी साइड हमने अनदर सेट ऑफ पीपल लिए जो रेगुलर स्पोर्ट्स नहीं खेलते और एक्सरसाइज नहीं करते, और एक तरफ हमारे पास स्पोर्ट्समैन है या फिर एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं। तो हमने उनके ऊपर जो है रिसर्च की, टेस्ट किया उनकी मेंटल हेल्थ का पता लगाया, और लास्ट में हमें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी वाकई में मेंटल हेल्थ अच्छी निकली, और जो लोग नहीं एक्सरसाइज करते उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं निकली। तो हमारे स्टेप्स क्या हो गए, ये सबसे पहले थ्योरी थी हमारे पास, फिर हमारे पास आया हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने टेस्ट किया और लास्ट में हमें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई हम जो मान रहे थे ना, जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल ठीक निकला। तो ये हो गई हमारी डिडक्टिव थ्योरी जो टॉप से जाती है बॉटम पर। ओके तो जनरल से जाएगी स्पेसिफिक तक। ओके तो आई होप आपको ये डिडक्टिव थ्योरी एक अच्छे से समझ में आ गई हो। तो ये किस किस जगह पे यूज़ होती है, साइंस में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव थ्योरी। अब इंडक्टिव थ्योरी जो है डिडक्टिव थ्योरी की बिल्कुल उल्टी है। ये कैसे चलेगी, ये शुरुआत से शुरू करेगी, बॉटम टू अप जाएगी। ओके हमारी डिडक्टिव थ्योरी क्या जाती थी, टॉप टू बॉटम, ये जाएगी बॉटम टू अप।
तो बॉटम में हमारे पास सबसे पहले क्या सिचुएशन होती है, हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अपने अराउंड एकदम से हमें कुछ क्लिक होता है, अरे यार ये चीज़ तो ऐसे हो रही है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें एकदम से कोई चीज़ क्लिक हुई, फिर हम उस पर टेस्ट करते हैं, फिर अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो है उसे जब कंफर्म हो जाती है, फिर फाइनली उसे एक थ्योरी डिक्लेयर कर देते हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक टीचर है, उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो बाकी के बच्चे हैं वो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों हो रही है? पहले तो टीचर ने एकदम से जब उसके पास रिजल्ट्स आए तब उसे ये चीज़ क्लिक हुई कि अच्छा ये सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं और इन बच्चों की जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो उसने उन बच्चों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनका पैटर्न समझने शुरू किया कि भाई ये अपनी डेली लाइफ जो है डे टू डे रूटीन कैसे बिता रहे हैं। तो उनको जब उनका पैटर्न फॉलो किया कि अच्छा इन बच्चों की हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा मैच होती है, ये बच्चे डेली 2 घंटे तो पढ़ाई में देते ही देते हैं, साथ में ही ट्यूशन्स जाते हैं, तो उसकी वजह से ये लाइक माइंडेड हो गए, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। तो फिर टीचर ने हाइपोथेसिस बनाई अपनी कि अच्छा क्योंकि इन सब की हैबिट सेम सी है, ये पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनकी जो है परफॉर्मेंस एजुकेशन में भी अच्छी है। फिर फाइनली ये एक थ्योरी डिक्लेयर कर दी जाती है कि जो बच्चे एक जैसी पढ़ाई की संगत वाले होंगे उनका असर दूसरे बच्चे के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से एक थ्योरी डेवलप हो गई। तो ये हमने क्या करी, बॉटम से लेके हम टॉप पर गए, हमने ऊपर जाके एक थ्योरी डेवलप करी। पहले ऑब्जर्वेशन से शुरू किया, फिर पैटर्न समझा, फिर हाइपोथेसिस बनाई और लास्ट में जाके उसे थ्योरी डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो ये किस जगह पे यूज़ होती है ज़्यादातर? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर ये यूज़ होती है। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अबडक्टिव रिसर्च। देखो ये वाली रिसर्च ना एज सच अभी तक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई है, बट ऐसा नहीं है कि कभी पूछी भी नहीं जाएगी। तो यूजीसी नेट कभी भी उठा के इस टॉपिक को भी दे सकता है। तो वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो अबडक्टिव रिसर्च क्या है? ये कहीं ना कहीं इंडक्टिव और डिडक्टिव का थोड़ा सा अमलगमेशन है, उन दोनों का मिक्स है। ओके, तो इसमें सिचुएशन क्या होती है, हमारे पास ना आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक टीचर है, उसने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा जो है एब्सेंट हो रहा है कुछ दिनों से। ठीक है, अब उसके पास इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ दिन आ रहा है, कुछ दिन एब्सेंट हो रहा है, अब वो कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, कंफ्यूजिंग डिटेल हो गई। अब उसको पता लगाना है कि यार ये क्यों हो रहा है। तो आप इसमें जो है बेस्ट लॉजिकल रीजनिंग अपनी लगाओगे। तो अबडक्टिव रिसर्च में हमेशा एक तो आपके पास या तो कंफ्यूजिंग डिटेल होगी या फिर इनकम्प्लीट डिटेल होगी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, एंड उसमें जो है आपको गेस वर्क करना होता है, अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही होगी, इस रीज़न की वजह से हो रही होगी। तो वो जो टीचर है वो एज्यूम करती है कि इसके घर पे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसकी वजह से ये एब्सेंट हो रहा है। अब ये टीचर ने हाइपोथेसिस बना लिया, अपना गेस वर्क कर लिया। ठीक है, अब वो जाके उसके काउंसलर से पता करती है या फिर उसके पेरेंट्स से पता करती है कि भाई आपका बच्चा आ नहीं रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो पेरेंट्स बताते हैं कि ये काफ़ी दिनों से या तो बीमार चल रहा था या हमें किसी रीज़न की वजह से बाहर जाना पड़ गया। तो उसका कहीं ना कहीं गेस वर्क जो है काइंड ऑफ क्लोज हो जाता है। तो ये इस तरह की रिसर्च को हम क्या बोल देते हैं, अबडक्टिव रिसर्च, जहाँ पे आपके पास कंफ्यूजिंग डिटेल होगी एंड आपको बेस्ट गेस वर्क करना है। तो इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग यूज़ हो जाती है। ये किस तरीके की चीज़ों में यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है डायग्नोस्टिक फील्ड्स में एंड यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट, रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कि हम रिसर्च को अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पर हमारे पास सबसे पहली रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है हम जो है इसमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ना हमें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एक बार समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल आप समझ लो कोई दो चीज़ जिनको जोड़ के आप रिसर्च कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कि जो बच्चे एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी अच्छे से स्लीप लेते हैं, अपनी अच्छे से नींद लेते हैं, तो क्या उनका एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पे कुछ
फ़र्क पड़ता है, अच्छा एग्ज़ाम जाता है या फिर अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाता है। तो इस तरह की रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो मेनली साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो गए, तो नंबर ऑफ स्लीप आवर्स हमारे पास जो है वेरिएबल हो गया, एंड द अदर वन इज़ कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को ही आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल इन द सेंस आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी आपने बच्चे लिए हैं वॉलंटियर, वो सभी के सभी सेम नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप ले, अनडिस्टर्ब स्लीप ले। तो आपने वो वेरिएबल कंट्रोल कर लिया कि भाई कोई भी और इस तरह का इशू ना हो जिससे उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो। तो एक वेरिएबल तो आपका करेक्ट हो गया। द नेक्स्ट वेरिएबल इज़ कि जो एग्ज़ाम है उन्होंने उस स्लीप से पहले ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ स्टडी की हुई हो, एंड एग्ज़ाम के दौरान कोई भी और उन्हें दिक्कत नहीं आए। तो ये आपने दोनों ही वेरिएबल्स जो है कंट्रोल कर लिया। फिर इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ, इसमें जो कॉज था नंबर ऑफ स्लीप्स और उसकी वजह से इफ़ेक्ट द परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है, क्या अच्छी स्लीप से बच्चे की अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होती है या नहीं, ये आप रिसर्च करके इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके बताओगे। ओके, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू अ कंट्रोल ग्रुप और एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। Okay, it is used in science, psychology, education and medicine. So next type of research we have is हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो नाम से ही पता चल रहा है हिस्ट्री, ओके, जो चीज़ ऑलरेडी घट चुकी है उसके बारे में आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे आपको कोई नई थ्योरी ऐसा नहीं बनानी है। अगेन यू हैव टू लुक एट द पास्ट इवेंट्स, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स टू इंटरप्रेट व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। देखो ये वाली थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा, ये वाली रिसर्च आपकी मिलती है रेट्रोस्पेक्ट वाली रिसर्च से, जो कि टाइम के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। हमने उसमें प्रोस्पेक्ट रिसर्च देखी थी एंड रेट्रोस्पेक्ट देखी थी, जो टाइम में पीछे जाकर हम रिसर्च करते हैं। सेम ऐसी हिस्टोरिकल रिसर्च भी है हमारे पास कि हमें जितने भी ऑलरेडी गिवन एविडेंसेस है उनके बेसिस पे हमें समझना है कि पास्ट में ये चीज़ कैसे हुई। तो एनालाइजिंग न्यूज़पेपर आर्काइव्स टू स्टडी हाउ वुमेन्स रोल इन मीडिया चेंज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड इट कैन बी यूज्ड इन हिस्ट्री, सोशोलॉजी, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। देखो रिसर्च में ना बहुत सारी रिसर्च एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो रेट्रोस्पेक्ट पढ़ा था वो भी इस जैसी थी, और फिर हमने हिस्टोरिकल पढ़ा वो भी बहुत ज़्यादा इसी जैसी है। तो आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए कि भाई दोनों का काइंड ऑफ काम एक जैसे है, बट एक जो है टाइम के ऊपर बेस्ड है, एक एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है को रिलेशनल रिसर्च। देखो को रिलेशनल रिसर्च के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो उन वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन समझना होता है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ा दें तो क्या दूसरी चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी या कोई बदलाव नहीं आएगा। दोबारा से हम अपना वही एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्लीप्स एंड नंबर ऑफ स्लीप आवर्स एंड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, उनके मार्क्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमारे पास हो गया, मान लो एक बच्चा है जो 5 घंटे सोया है, एक बच्चा 2 घंटे सोया एग्ज़ाम से पहले और एक बच्चा 8 घंटे सोया। तो ये 3 तरह के बच्चे हो गए। अब उन तीनों का हम रिजल्ट लाएंगे और देखेंगे उनके मार्क्स किस तरह से वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया हमारे पास। कॉज हो गया नंबर ऑफ स्लीप आवर्स एंड रिजल्ट हो गया हमारे पास जो बच्चे ने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दी है उसके मार्क्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या इन दोनों में रिलेशन है या नहीं है, इस चीज़ का जब हम इस तरह से रिसर्च करते हैं कि एक कॉज के और उसके इफेक्ट के बीच में जब आप रिलेशन पता करते हो, ये 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जब आप रिजल्ट पता करते हो तो उसको हम को रिलेशनल रिसर्च बोल देते हैं। तो दिस रिसर्च इज द रिसर्च दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। तो इसमें जो है रिसर्चर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, वो उन दोनों वेरिएबल्स को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे। तो जितने भी आवर्स बच्चा अपने आप से सो रहा है उससे उतने आवर्स सोने दे एंड उसकी फिर परफॉर्मेंस जो भी आ रही है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करे कि भाई ये इस तरह से थ्योरी बनेगी। तो इसका एग्जांपल हो जाता है स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन टीनेजर्स, ओके, एंड इट इज़ यूज्ड इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। So next one we have is ex post facto research। तो ex post मतलब क्या होता है, आफ्टर,
ओके, आफ्टर व्हाट, फैक्टो। फैक्टो से हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी इंसिडेंस, कोई भी फैक्ट जो हुआ है। ओके, सो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जैसे इसको आप लगा लो सीआईडी का, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो सीआईडी के लोग हैं वो कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि पहले ही हम क्राइम हुआ नहीं है उससे पहले ही पहुँच गए जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या चीज़ क्यों हुई। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो हमारी किसकी तरह हो जाएगी रिसर्च, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, उस चीज़ के बारे में समझने के लिए। Okay, so this research compares two or more groups based on a cause that has already occurred to determine its effects. तो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके इफ़ेक्ट्स पता लगाने के लिए कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुई। ओके, रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे जब हम वेरिएबल की क्लास करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे किसी भी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जैसे हमने कॉज एंड इफेक्ट में हमने पढ़ा था कोरिलेशनल वाले में कि हमारी जो नंबर ऑफ स्लीप आवर्स है और उसकी वजह से हमारी क्या चेंज होगी, परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये चीज़ हमारी चेंज होगी। तो जो नंबर ऑफ स्लीप आवर्स होगी ये इंडिपेंडेंट होगी, तो ये किसी भी और चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रही है। बट जो हमारी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रही है, तो वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड नंबर ऑफ स्लीप आवर्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं और ज़्यादा डिटेल में फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगी। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कंपेयरिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन एंड रूरल स्कूल्स टू सी इफ लोकेशन अफेक्ट्स लर्निंग आउटकम्स। तो एक चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है ना उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर, एंड इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, सोशल साइंसेस। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो किसी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसर्चेज होती है। ठीक है, तो ये किसी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हम इसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देखो कॉन्सेप्चुअल हमें इसमें वर्ड से ही समझ आना चाहिए, जो किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी। ओके, ये ज़्यादातर सिर्फ थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है कि हमने साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कोई थ्योरी बनाते हैं कि ये जो इंसान है इसका इमोशनल ट्रॉमा है, पर ये क्यों है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं देता या फिर ये लोनलीनेस से सफ़र कर रहा है। तो ये उसने कॉन्सेप्ट्स बनाए, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड करा उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा एज सच इन्वॉल्व नहीं होता, न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं होता। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज़ रिलेटेड टू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज। इट डजंट इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड बट इज़ बेस्ड ऑन डीप थिंकिंग एंड लिटरेचर। ये इंसान की खुद की समझ के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है इंस्टेड ऑफ जो न्यूमेरिकल हमारे पास डेटा निकल के आता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी बाय ऑफ मोटिवेशन बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। कि कोई चीज़ किसी इंसान का दिमाग ऑलरेडी कैसे काम कर रहा है उसको हम मोटिवेट करेंगे तो उसका बिहेवियर पैटर्न किस तरह से बदलेगा। तो इट कैन बी यूज्ड इन फिलोसफी, थियोरेटिकल फिजिक्स एंड लिटरेचर एंड लॉ। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव इज एम्पिरिकल रिसर्च। देखो एम्पिरिकल मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करना। ओके, एम्पिरिकल से आप हमेशा याद रखना इसमें जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्जर्व करेगा चीज़ को। सो दिस रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इट यूजेस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। So example can be conducting a survey to analyze voting behavior in urban versus rural areas. तो जो रिसर्चर है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे वोट डालने आते हैं, कितने कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, या 18 से कितने क्लोज बच्चे आ रहे हैं, या फिर मिडिल एज मैन आ रहे हैं, या फिर औरतें कितनी आ रही है। ओके, ये सब चीज़ें इट कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड एजुकेशन। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च। देखो इसमें जो है एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ट्राइब हो सकती है। तो वो लोग कैसे रहते हैं इस चीज़ को समझना। ठीक है, एक रिसर्चर जब वहाँ पे उन लोगों के साथ जाके रहता है, उन लोगों को समझता है, उनका कल्चर ऑब्जर्व करता है, तो इसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोल सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड। ओके, यहाँ पे आप एक एक डेटा नहीं लोगे, न्यूमेरिकल डेटा नहीं लेते, उन लोगों का आप कल्चर कैसे समझते हो, ये एक कोई चीज़ आप नाप तो नहीं सकते। ओके, तो ये क्वालिटेटिव मेथड है।
वेयर रिसर्चर्स इमर्स देमसेल्फ इन अ कल्चर और ग्रुप टू स्टडी इट्स बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड लैंग्वेज। तो जो रिसर्चर है वो उस एथनिक के साथ जाएगा, उस कल्चर के लोगों के साथ जाएगा, उस कम्युनिटी में खुद उनके साथ रहेगा, फिर उनको समझेगा कि ये लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनका ईटिंग पैटर्न कैसा है, इनके फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, इनमें रिचुअल्स किस तरह के होते हैं, इनकी लैंग्वेज किस तरह की होती है। ये सारी चीज़ें जो है रिसर्चर ऑब्जर्व करेगा, उनका इंटरव्यू ले सकता है, उनसे बात कर सकता है, इस तरह से वो स्टडी करता है। So its example can be living with the tribal community to study their education practices, and it can be used in anthropology, sociology and cultural studies. Next one is phenomenological research। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि भाई कोई चीज़ जो घटी है, कोई इंसिडेंस जो हुआ है, उसके बाद जिस इंसान के बाद ऊपर वो चीज़ हुई है उसका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो लिव्ड एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है उस इंसान का। तो इट फोकसेस ऑन स्टडिंग इंडिविजुअल्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस अबाउट अ फिनोमिनन टू अंडरस्टैंड देयर परसेप्शन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी इंसान को कैंसर है, ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी, उसका इलाज चलेगा, ठीक है, कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी के टाइम उसके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या उसने एक्सपीरियंस किया, राइट। तो ये तो वो कैंसर पेशेंट ही बता सकता है, आप ये एक्सपीरियंस किसी और से नहीं जान सकते, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च को हम बोल देते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। So its example can be interviewing survivors of natural disasters to understand emotional trauma। तो जो नेशनल डिज़ास्टर से गुजरे होंगे लोग, वही उस इंसिडेंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाउ एवरीथिंग चेंज्ड, व्हाट वाज ऑल दे फेस्ड एट दैट टाइम, एंड इट कैन बी यूज्ड इन साइकोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। देखो ये है ना, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का एकदम उल्टा होता है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल डेटा लेना होता है, सर्वेस करने होते हैं टू अंडरस्टैंड अ थ्योरी or to develop a theory, okay। In this method researchers collect data first, then develop a theory from the data। So its example can be interviewing first generation college students and then forming a theory about their motivation patterns, and it is used in sociology, education, social work, ओके। तो इसको आप याद रखना, मेनली जब आप पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उस डेटा के थ्रू आप कोई थ्योरी बना रहे हो, दिस इज़ ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट इज़ नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च में क्या है, जो जिसे आप इंटरव्यू कर रहे हो या फिर जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो वो नरेट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कि जो वॉर सर्वाइवर्स है, ठीक है, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइम, तो वो नरेट करके अपनी पूरी जो है इंसिडेंट्स उस टाइम का बताएंगे, हाउ दे एक्सपीरियंस्ड दैट, हाउ दे फेस्ड दैट सिचुएशन, ठीक है, उन्होंने किस तरह से उस सिचुएशन को ओवरकम किया। सो दे आर नरेटिंग, दे आर टेलिंग यू हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस। So this research focuses on stories of individuals interpreting meaning from their personal narratives, and its example can be analyzing autobiographies of war veterans to explore themes of resilience, and it is used in literature, psychology and education। Next one is case study research। Case study research is very similar to analytical research, ठीक है। जैसे analytical में आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो, उसको पढ़ते हो, उसका गहन करते हो, उसको समझते हो, सेम ऐसे केस स्टडी रिसर्च में भी कोई केस हुआ है, ठीक है, कोई केस है जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में पढ़ना है, समझना है। सो दिस रिसर्च इज़ इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल केस। यहाँ पे केस से हमारा मतलब है कोई इंसिडेंस, कोई पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ इवेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम से उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, बहुत ज़्यादा उस प्रॉफिट्स वो गेन कर चुकी है, तो उसको समझना कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी जल्दी प्रॉफिट्स कैसे गेन करी, क्या उन्होंने टेक्निक्स यूज़ करी, क्या चीज़ उनके लिए पॉजिटिव रही जिसकी वजह से उन्हें इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल गए इस जगह पे। सो इट्स एग्जाम्पल कैन बी स्टडिंग अ सक्सेसफुल स्कूल इन अ रूरल एरिया टू अंडरस्टैंड what made it work,
एंड इट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस। देखो केस स्टडीज़ ना ज़्यादातर आपको बिजनेस में ही मिलेगी। तो एक बिजनेस जो अभी ग्रो कर रहा है वो दूसरे जो ऑलरेडी उसी फील्ड में सेम तरह का बिजनेस उससे अच्छा परफॉर्म कर चुका है उसको स्टडी करता है कि भाई तूने क्या क्या टेक्निक्स लगाए जिससे तू अभी मुझसे आगे निकल चुका है, ताकि मैं भी काइंड ऑफ सेम चीज़ें अप्लाई कर सकूँ। तो ये इस तरह की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, केस स्टडी, एंड इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, लॉ एंड मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल रिसर्च। देखो ऑपरेशनल रिसर्च में जो है ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब ये ऑपरेशन हमारा हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, दिस इज़ लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपको जो है एनालाइज करनी है कुछ चीज़ एंड फिर आपको डिसीजन बनाना है कि भाई ठीक है ये चीज़ जो है इस तरह से हुई है एंड नाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट, यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन दैट। सो एग्जाम्पल कैन बी डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट डिलीवरी रूट्स फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी। तो उसमें क्या है, आपका मैथ्स इन्वॉल्व होगा, आपका एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, तो इसको हम ऑपरेशनल रिसर्च बोल देते हैं। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड इन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ओके, हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई नो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट वरी, देयर इज स्टिल a lot to discuss about the whole research aptitude unit, and we are going to continue these series in the upcoming videos, so make sure you follow and share and comment and like this video. Thank you so much. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।